A volcano is defined as an opening in the Earth's crust through which lava, ashes, and gases erupt. The term also includes the cone shaped landforms built by repeated eruptions over time. There are several types of volcanoes, many of which erupt on land. Apart from land, the volcanic eruption also happens in the oceanic crust. The example of this can be seen in the Atlantic Ocean as the Mid Atlantic Ridge. These volcanoes are sometimes highly fluid and can travel for miles, giving rise to trap formations. The Deccan Trap in India is a perfect example of it. Apart from Deccan Trap, the Siberian Trap is also important in the context of geomorphology. In this lecture, we will deep dive into how volcanoes erupt, different type of volcanoes, and their physical location through maps. So let's get started. So on the basis of eruption, we have classified different types of volcanoes. The first one is shield volcano. These shield volcanoes are mostly made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted. For this reason, these volcanoes are not steep. They become explosive if somehow water gets collected into the vent. Otherwise, these volcanoes are characterized by low explosivity. Let's look at some of these examples of this volcano. The first one is Mount Loa. Mauna Loa is a volcano situated in the island of Hawaii of United States. ये जो माउना लोआ वोल्केनो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी ग्रेडियंट स्टीप नहीं है, बहुत ही लो है. ठीक है, तो आप इसके ऊपर कोई चाहे तो चढ़ भी सकता है क्योंकि ये इतनी स्टीप नहीं होती है, अनलाइक अदर वोल्केनोज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर. The second example of this type of volcano is Mount Etna. Mount Etna is located at Sicily Island of Italy. And this is also an active volcano which is erupting. तो इसका भी जो ग्रेडियंट है वो इतना स्टीप नहीं है. ठीक है, तो ये सारे जो वोल्केनोस की कैटेगरी थी ना, इसे हम कहते हैं शील्ड वोल्केनो. और शील्ड वोल्केनो में जो आपने माउना लोआ देखा ना, ये माउना लोआ का ये जो स्लोप है, ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल स्लोप होता है और ये इतना ज़्यादा लंबा होता है कि 180 किलोमीटर वाइड है माउना लोआ, जो कि दुनिया का सबसे चौड़ा वोल्केनो भी है. ठीक है. द सेकेंड वन इज सिंडर कोन वोल्केनो. व्हेन दिस शील्ड वोल्केनोस डेवलप, तो शील्ड वोल्केनो के बनने के बाद में जब ये पूरे डॉर्मेंट हो जाएगा और उसके बाद मान लीजिए कुछ टाइम बाद से फिर से एरप्शन होता है. ठीक है, नीचे से मैग्मा का ऊपर होते हैं, मैग्मा ऊपर उठते हैं और मैग्मा ऊपर उठने के बाद में ये जो पोर्शन होता है, पहले तो ये पोर्शन पूरा ढका रहेगा, बना रहेगा, ऐसा कुछ इस तरह दिखेगा. क्या होता है ना कि ये जो पोर्शन होता है ना, ये इतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव तरीके से ये पूरे के पूरे ऊपर के पोर्शन को ना, जो अपकमिंग लावा होता है वो थ्रू आउट कर देता है. और थ्रू आउट करने की वजह से यहाँ पे जो पूरा एरिया होता है, ये वाला जो पूरा एरिया होता है, ये कोन की तरह बन जाता है या फिर बाउल शेप्ड क्रेटर की तरह बन जाता है. और इसी कारण से इसे सिंडर कोन वोल्केनो भी कहते हैं. सिंडर कोन वोल्केनो का सबसे अच्छा एग्जांपल है लावा बेड. ये सेंट्रल ओरेगोन में और ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है. द थर्ड टाइप ऑफ वोल्केनो इस कंपोजिट वोल्केनो, और कंपोजिट वोल्केनो को भी हम स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं. द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटो इज लेयर्स. So this is composite volcano develops because of eruption of cooler and more viscous lava than basalt. So the term here is cooler and more viscous, right? So इसके cool होने की वजह से when the volcanic eruption happens like this, let's say ये लावा, ये मैग्मा ऊपर उठता है, ये सरफेस है आपका, तो ये यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा नीचे की ओर. ये ज़्यादा जल्दी कूल हो जाते हैं, इसी कारण से ना ये ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते हैं. दे आर कन्फाइंड टू वेरी स्मॉल एरिया ओनली.
द फर्स्ट थिंग। और ये जल्दी इरप्ट करने के बाद ऐसे रुक जाते हैं, उसकी कारण से ना इनका जो स्लोप होता है वो बहुत ही स्टीप होता है, स्टीप स्लोप। ठीक है, इनका एक्सप्लोजिव इरप्शन भी होता है, बट नॉट दैट एक्सप्लोजिव विच वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर, बट इन जनरल एक्सप्लोजिव तो ये होते हैं। ठीक है, और आपका कोन्स आर बिल्ड अप बाय सेवरल इरप्शंस ऑफ लावा, एशेस एंड अदर वोल्केनिक मटेरियल्स फ्रॉम द मेन कंडक्ट। ईच न्यू इरप्शन एड्स अ न्यू लेयर ऑफ एशेस और लावा टू द साइड्स ऑफ वोल्केनोस विच ग्रोस स्टेडली इन हाइट। इसका मतलब क्या होता है, जब ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है ना, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कि सबसे पहले तो ये पहला लेयर जो बना, ये मान लीजिए कि लावा का बन गया, ये है लावा, राइट। इसके ऊपर एक और लेयर बनेगा, मान लीजिए ये वाला लेयर बन गया, तो ये वाला लेयर बन गया मान लीजिए ऐश का, एशेस का। उसके ऊपर फिर से एक और लेयर बन गया, तो ये वाला जो लेयर बना वो किसका बनेगा, लावा का। और उसके ऊपर एक और एशेस का। ठीक है, तो हो क्या रहा है ना यहाँ पर कि ये अलग अलग जो लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना इस वोल्केनो में, इसी अलग अलग लेयर के कारण इसे हम नाम देते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो। स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है, लेयर्स। ठीक है, इसका एक और खासियत क्या है इस कंपोजिट वोल्केनो का, कि ना इनके पास में ना सब्सिडियरी डाइक्स होते हैं। जैसे कि एक तो मेन कंडक्ट यही हो गया, लेकिन उसके अलावा भी 2-3 और होते हैं। 2-3 क्या, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ इस तरह भी हो सकते हैं, उस तरह भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे सब्सिडियरी डाइक्स होते हैं। और ये सब्सिडियरी डाइक्स का काम क्या होता है ना, मान लीजिए कि एक सब्सिडियरी डाइक यहाँ तक आ गया, तो ये कुछ इस तरह का एक सरफेस बनाएगा। इस तरह का सरफेस बनाने के लिए ऊपर वाला जो वोल्केनो है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रहा है। उसी तरह मान लीजिए कि ये है, ये भी कुछ इस तरह का यहाँ पे सरफेस बनाएगा इरप्ट होकर के। उसके कारण क्या होता है ना कि ये स्टीप भी होता जाता है, पहला चीज़ तो ये। और दूसरा कि इसे स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड होती है अच्छी खासी, जितना नीचे से आपका पिलर लगेगा उतना स्ट्रेंथ होगा। तो ये ना स्ट्रेंथ भी बनाता है, और दूसरा क्या करता है, स्टीप भी होता है ये वोल्केनो एज कम्पेयर टू प्रीवियस वंस, राइट। सो इनका हम एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कौन से कंपोजिट वोल्केनोस का एग्जाम्पल है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। दिस इज़ लोकेटेड इन इटली ओनली, स्ट्रोम्बोली आइलैंड में ये लोकेटेड है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरप्ट हो रहे हैं, और ये कैसे नीचे तुरंत पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट इनका होता है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, माउंट वेसुवियस है। माउंट वेसुवियस भी इटली के अंदर आता है, आपको याद रखना है। और ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है, और इसकी हाइट आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, इसकी हाइट स्टीप होती है कंपोजिट वोल्केनो की। अदर देन दिस समटाइम्स कंपोजिट वोल्केनोस कुछ इस तरह भी होते हैं, जैसे कि माउंट फूजी हो गया। दिस इज़ लोकेटेड इन जापान। ठीक है, तो माउंट फूजी जो है ना, ये जापान का ना सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है। सो द स्पेशलिटी अबाउट दिस वोल्केनोस आर दैट दे आर सो large in height, or Mount Fuji is the largest highest volcano in Japan, and you can see that how it looks like। इतना ज़्यादा हाई होता है कि यहाँ पर बर्फ़ भी जम जाते हैं, और कुछ टाइम बाद में मान लीजिए फिर वोल्केनिक इरप्शन होगा। लेकिन ये जो माउंट फूजी है ना, ये डॉर्मेंट वोल्केनो है, आपको याद रखना है, ये डॉर्मेंट वोल्केनो है। दिस हैज़ नॉट इरप्टेड इन द रिसेंट पास्ट, एंड इट मे और मे नॉट इरप्ट इन फ्यूचर। कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए डॉर्मेंट है, बहुत सालों से इसका इरप्शन नहीं हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माउंट मेरापी। माउंट मेरापी इज सिचुएटेड इन इंडोनेशिया, इन जकार्ता आइलैंड। ठीक है, और माउंट मेरापी का आप देख सकते हैं कि ये भी कितना ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट है, इसका भी स्टीप ग्रेडियंट कितना ज़्यादा है देख लीजिए।
they are so steep, right? And the next example is Mount Kilimanjaro. Mount Kilimanjaro basically ना तीन तीन यहाँ पर volcanoes है Mount Kilimanjaro में. The first one is Mawenzi, the second one is Kibo and the third one is Shira. तो इनमें ना सबसे पहले सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ये है कीबो जिसकी हाइट कितनी है 5895 मीटर्स. नॉट टू रिमेंबर दिस बट यू हैव टू नो दैट कीबो इज़ द हाईएस्ट इन माउंट किलिमंजारो. द सेकेंड वन इज़ मावेंजी एंड द थर्ड वन इज़ शिरा. यहाँ पर मैंने आपको माउंट कीबो जो है उसका एक दिखाया हुआ है. ये वोल्केनो है माउंट कीबो का और ये देख सकते हैं आप ये कितना ज़्यादा स्टीप है. इसी कारण से इसे स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं. अलग अलग इसकी लेयर्स होती है इसके अंदर में. अगर आप इसको काटेंगे ना इसके अंदर अलग अलग लेयर्स होंगी. ठीक है. सो दिस वाज आवर कंपोजिट वोल्केनो. द नेक्स्ट वन इज कैल्डेरा. कैल्डेरा आर एक्चुअली द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ ऑल द अर्थ वोल्केनोज. दे आर सो एक्सप्लोजिव देन व्हेन दे एरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स ओनली. ये खुद के ऊपर ही गिर जाते हैं. ये इतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं. जब आप कोई भी वोल्केनो लेंगे ये जब ऊपर मैग्मा बढ़ रहा है, ठीक है, मैग्मा का चैम्बर से मैग्मा ऊपर बढ़ रहा है और मैग्मा बढ़ने के बाद यहाँ पर एक डेवलप करेगा पहले तो सरफेस, ठीक है, कोन की तरह डेवलप होगा. ये कोन की तरह डेवलप होगा. ये फिर धीरे धीरे इरप्ट होता जाएगा और ये फिर अपने आप को कोन और बड़ा होता जाता है. ठीक है. ये जो कोन आपका बड़ा होता जा रहा है ये कोन एक टाइम पे बहुत बड़ा हो जाएगा और ये इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इतना भारी हो जाएगा कि खुद के ऊपर कोलैप्स कर जाएगा नीचे की ओर. और ये जब खुद के ऊपर कोलैप्स कर जाता है ना तो यहाँ पर बन जाता है आपका कैल्डेरा लाइक दिस वन. यहाँ पर आपका बन जाएगा एक लेक की तरह. और इन्हीं लेक्स में कुछ टाइम बाद में वाटर कलेक्ट हो जाता है थ्रू क्लाउड्स और रेनफॉल के कारण यहाँ पर वाटर फॉर्म हो जाते हैं और ये वाटर की तरह ये पूरा भर जाता है एंड टेक्स इनटू द फॉर्म ऑफ लेक्स. ठीक है. तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लेक तोबा इन सुमत्रा. ठीक है. सुमत्रा कहाँ है आपका? इंडोनेशिया में. लेट्स लुक एट द इमेज. दिस वन इज ऑफ येलोस्टोन कैल्डेरा. दिस इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है. और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो मैग्मा का चैम्बर है वो काफ़ी बड़ा है. ठीक है. ये इतना ज़्यादा बड़ा मैग्मा अगर ये निकलेगा बाहर की ओर तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ले करके खुद भी कोलैप्स कर जाएगा कि नहीं नीचे. ठीक है. ये बहुत ही डेंजरस वोल्केनोस होते हैं और इन्हें सुपर वोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. तो एक तो ये रहा हमारा येलोस्टोन कैल्डेरा इस ऑल्सो कैल्डेरा वोल्केनो. और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लेक का फॉर्मेशन हो जाता है. इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है तो फिर ठीक है. और इसे मतलब कि यूएस के अंदर में लोग इससे सुपर वोल्केनो भी कहते हैं कि कभी भी एरप्ट हो सकता है और जब एरप्ट होगा तो बहुत ही भयानक डिस्ट्रक्शन क्रस्ट को करता है ये वोल्केनो. द सेकेंड वन इज एज वी हैव मेंशन्ड हियर अर्लियर लेक तोबा. लेक तोबा इज सिचुएटेड इन द सुमत्रा आइलैंड और सुमत्रा आइलैंड में ये कुछ इस तरह से लेक तोबा आपका बना हुआ है. ठीक है. ये जो एरिया है ना ये लेक तोबा का एरिया है. ठीक है. और यहाँ पर ये वोल्केनो का ये काफ़ी बड़ा एरिया है. ठीक है. एज यू कैन सी हियर दैट वाटर आल्सो गेट्स कलेक्टेड इन दिस वोल्केनिक वेंट आल्सो. और ये कुछ टाइम बाद में अब ये तो वैसे डॉर्मेंट हो चुका है. दिस वोल्केनोस आर इन जनरल डॉर्मेंट ओनली. ठीक है. तो ये तो रहा हमारा कैल्डेरा. कैल्डेरा के बाद में आता है फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस. नाउ फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस is of very importance because they are highly fluid lava and they spreads to long distance. एक्चुअली में जो हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा देश भारत है, इसका आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ना, ये एरिया ना लावा के फ्लो के कारण बना था. हुआ क्या था ना, जब हम नेक्स्ट चैप्टर में वैसे पढ़ेंगे कि ये जो हमारा अफ्रीकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट के पास में यहाँ पे इंडिया हुआ करता था. ठीक है. आई एम सॉरी देश कैसा बन, ये अपना इंडिया हुआ करता था यहाँ पे. अफ्रीकन प्लेट के पास में यहाँ इंडिया था
और इंडिया का जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना ऊपर की ओर, इंडिया वाज मूविंग टूवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशिया है अपना, ठीक है। तो जब ये यूरेशियन प्लेट की ओर ट्रेवल कर रहा था तो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप है जिनको हम कहते हैं रीयूनियन आइलैंड्स। तो ये रीयूनियन आइलैंड है ना, ये मैं आपको बात, जब ये हमारा इंडिया रीयूनियन आइलैंड के ऊपर पहुंचा, ये कब का टाइम था? ये टाइम था 66.25 मिलियन ईयर्स एगो पहले। तो 66.25 मिलियन ईयर्स एगो पहले जब हमारा इंडिया रीयूनियन के ऊपर पहुंचा था, तो रीयूनियन उस टाइम पर में ना एक हॉटस्पॉट जोन था और नीचे से लावा का मूवमेंट ऊपर हो रहा था। और जब हमारा इंडिया पहुंचा तो इंडिया का जो महाराष्ट्र का प्लेट्यू है, जो महाराष्ट्र है इंडिया का, जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, उस समय उस जगह पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। और वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण से हमारा डेक्कन प्लेट्यू बना। और वो डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र का आज हम जो देख सकते हैं वो पूरा बेसॉल्ट का बना हुआ है, ठीक है। तो उसके रॉक्स से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि भाई ठीक है ये बेसॉल्टिक है। और ये आप देख सकते हैं पूरा डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया रीयूनियन हॉटस्पॉट के वोल्केनिक इरप्शन के कारण हुआ था। और आज के डेट में ये जो रीयूनियन है ये डॉर्मेंट हो चुका है, अब ये इरप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डेक्कन प्लेट्यू कैसे ओरिजिनेट हुआ था, तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ, डेक्कन प्लेट्यू का ओरिजिनेशन मेनली रीयूनियन आइलैंड के वोल्केनिक इरप्शन के कारण हुआ था, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस के बाद में ये सारे हमने लैंड के कवर कर लिए। नेक्स्ट है हमारा मिड ओशियानिक रिज वोल्केनो। मिड ओशियानिक रिज वोल्केनो बेसिकली क्या है ना, कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी हेस। हेनरी हेस एक जियोग्राफर थे जिन्होंने एक थ्योरी दिया था। उस थ्योरी के हिसाब से उनका कहना है कि उन्होंने एक थ्योरी का नाम दिया था, उसका नाम था सी स्प्रेडिंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहाँ पर मैग्मा राइज करता है नीचे से ऊपर की ओर। मान लीजिए यहाँ पर हॉटस्पॉट जोन है, ये हॉटस्पॉट जोन रहा हमारा, यहाँ पर मैग्मा राइज कर रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। मैग्मा राइज करके यहाँ पर कुछ मैग्मा इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है और कुछ इस तरह से हो रहा है, ऐसा ऐसा चलता है ना, ये कॉन्वेक्टिव साइकिल है। ये भी कॉन्वेक्टिव साइकिल सिमिलरली इधर भी हो रहा है, ठीक है। तो इनके हिसाब से सी स्प्रेडिंग थ्योरी के हिसाब से ये जो जोन होता है, यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई फ्रैक्चर होगा तो यहाँ से लावा ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। यहाँ पर लावा राइज करेंगे ऊपर की ओर, और ये लावा राइज करके ना एक माउंटेन चेन डेवलप करते हैं। या फिर ये राइज करके अगर पानी के ऊपर तक राइज करके लावा तो यहाँ पर आइलैंड भी बना सकते हैं। और होता क्या है ना कि जब ये इधर की ओर एक्सटेंड कर रहा है तो ये ओशियानिक क्रस्ट है। आपको जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये ओशियानिक क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये ओशियानिक क्रस्ट क्या होता है ना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे चला जाता है, इसीलिए इसको सबडक्शन जोन भी हम कहते हैं। ये जो एरिया है उसको सबडक्शन जोन कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लावा ऊपर की ओर उठता है यहाँ पर, और ये मिड एटलांटिक रिज की तरह एक फॉर्मेशन होता है। मिड एटलांटिक रिज इज नथिंग बट एटलांटिक ओशियन जो है हमारा, जैसे कि हम इस मैप में देख सकते हैं। इस एटलांटिक ओशियन में क्या हुआ होगा, ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा, ये है आपका मिड अटलांटिक रिज का पोर्शन। ये पूरा मिड अटलांटिक रिज है। ये पूरा आप देख सकते हैं कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक एक माउंटेन चेन पानी के अंदर अंदर चला जा रहा है। और कई जगह पर ये माउंटेन चेन के अंदर से आइलैंड भी बाहर निकल के आ गए, जैसे कि एजोर्स आइलैंड एसेंशन यूनाइटेड किंगडम का, सेंट हेलिना आइलैंड यूनाइटेड किंगडम का, ट्रिंगस्टन दा कुन्हा ग्रुप ये भी, और बॉवेट आइलैंड भी। तो ये सारे आइलैंड्स का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, ये बेसिकली
ओशियन के अंदर वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण हुआ है, और जिसको हम इसका बेसिकली नाम हम लोग कहते हैं इसको मिड अटलांटिक रिज। ये जो आपका मिड ओशियानिक रिज वोल्केनो जो होते हैं ना, इसकी ये ज़्यादातर ना दो जगह पाए जाते हैं, एक तो अटलांटिक ओशियन में, दूसरा है इंडियन ओशियन में भी। मिड इंडियन रिज नाम का भी एक रिज है, हालांकि उसकी वो उतने ज़्यादा इतने ज़्यादा इरप्शन उसका नहीं हुआ है कि वो आइलैंड्स बना पाए, लेकिन कुछ कुछ आइलैंड्स इंडियन ओशन में भी हैं जो कि वोल्केनिक इन ओरिजिन हैं। ज़्यादातर कोरल्स भी हैं, लाइक मालदीव्स कोरल्स है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर कुछ इस तरह से वोल्केनिक चेन डेवलप हो जाता है, और आपको पता होगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर वोल्केनिक चेन है, ठीक है, अंडर वाटर वोल्केनिक चेन है। या फिर अंडर वाटर वोल्केनिक माउंटेन्स भी कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा मिड ओशियानिक रिज वोल्केनो। द नेक्स्ट वन इज अवर वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के अंदर क्या होता है, देखिए आपका नीचे है हमारा ये वाला एरिया जो है, हम ये वाला जो एरिया है इसे हम मान लीजिए मेंटल कह रहे हैं। तो मेंटल के नीचे में यहाँ पर आपका कोर है, और कोर के ऊपर में यहाँ पर हॉटस्पॉट जोन होंगे। कोर में क्या हो रहा है, कोर में रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। रेडियो एक्टिव डीके होने की वजह से कोर अपने आप को गर्म रखता है, और इसकी गर्मी जब मेंटल पे पहुँचती है तो मेंटल के अंदर के जो रॉक्स होते हैं जो रिच होते हैं ओलिवाइन में, वो मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होने के बाद में वही चीज़ ऊपर की ओर उठते हैं। तो जो ये जो एरिया है ना बाथोलिथ, ये बाथोलिथ मेंटल का ही एक पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है ना, मैग्मा ऊपर की ओर राइज करते हैं, और मैग्मा जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्केनो का डेवलपमेंट हो गया, मैग्मा ऊपर राइज किया और ये वोल्केनो बन गए। सिमिलरली जब मैग्मा एक लेयर से राइज करके सब्सिडरी डाइक बना करके ऊपर उठता है तो उसे हम डाइक्स का नाम बोलते हैं। जब सब्सिडरी वेंट बनता है यहाँ पर तो इसे हम डाइक्स बोलते हैं। उसी तरह अगर ये ज़मीन के पैरेलल ही नीचे सॉलिडिफाई हो जाता है तो इसे हम सिल्स कहते हैं। दिस इज़ एक्चुअली नॉट क्लियर बट लेट मी राइट इट फॉर यू, दीज आर सिल्स, ठीक है। और अगर ये सॉशर शेप्ड लंबा सा रहे तो इसे हम कहते हैं लेपोलिथ, ठीक है, इसे हम लेपोलिथ कहते हैं। और जैसा कि हम फर्स्ट क्लास में भी देखे थे, इसे हम कहते हैं एंटीक्लाइंस और इसे हम कहते हैं सिंक्लाइंस, ठीक है। और ये दोनों को मिला करके हम फैकोलिथ्स भी कहते हैं, ठीक है। और आपका ये हो गया लेकोलिथ। अगर ये नीचे से फ्लैट हो और ऊपर से ऐसे सॉसर शेप में हो टिल्टेड तो इसे हम लेकोलिथ कहते हैं, और जो सबसे नीचे होता है ग्राउंड में उसे हम बैथोलिथ कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो कई बार प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं कि सिल्स क्या है, डाइक्स क्या है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन क्या होते हैं। कई बार इनका नाम देख करके ये कौन से लैंडफॉर्म्स है ये पूछ देता है, तो ये वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स है बेसिकली, ये याद रखना है आपको। और हमारा लास्ट रहेगा व्हाट आर द मटेरियल्स इजेक्टेड आउट थ्रू वोल्केनो। यूपीएससी ने 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इजेक्ट होते हैं वोल्केनिक इरप्शन के कारण, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक तो होता है लावा फ्लोस, दूसरा होता है वोल्केनिक बॉम्ब्स, थर्ड होता है पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, डस्ट आपको पता ही है, ऐश आपको पता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे सल्फर के कंपाउंड्स, सेकेंड होता है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, एंड ट्रेसेस ऑफ आर्गन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। वन थिंग ऑल्सो नोट इट डाउन हियर ओनली दैट वाटर वेपर ऑल्सो गेट्स इरप्टेड, वाटर वेपर भी इरप्ट होता है, राइट। सो दिस वॉज आवर क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग to learn about different types of landforms and what are continental margins, oceanic margins, etc. Thank you friends.